नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। कल से शुरू होगा सत्र, 1 फरवरी को पेश होगा बजट। दिल्ली चुनाव में प्रचार चरम पर। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा की जनसभाएं आज। केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव आप के लिए करेंगे प्रचार। दिल्ली में पंजाब सरकार लिखी गाड़ी से बड़ी मात्रा में कैश और शराब बरामद। आप के बैनर पोस्टर भी मिले। भाजपा और कांग्रेस ने आप पर लगाए गंभीर आरोप। महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि आज। दिल्ली स्थित राजघाट पर होगा विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी करेंगे श्रद्धांजलि अर्पित। और डोनाल्ड ट्रंप की अवैध प्रवासियों को दुनिया की सबसे खतरनाक जेल ग्वांतनामो बे में रखने की घोषणा। क्यूबा ने योजना की आलोचना करते हुए इसे बताया क्रूरतापूर्ण कृत्य। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। संसद का बजट सत्र कल 31 जनवरी से शुरू होगा। इससे पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री विपक्षी नेताओं से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। कल संसद सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदन के सदस्यों को संबोधित करेंगी। बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च को शुरू होगा और 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियां जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज 4 जनसभाएं करेंगे। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज दिल्ली कैंट और विश्वास नगर में 2 जनसभाएं करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिजवासन से भाजपा विधानसभा उम्मीदवार कैलाश गहलोत आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और क्षेत्र के मुद्दों को जनता और मीडिया के सामने रखेंगे। वहीं चुनाव प्रचार में सपा आप का साथ देगी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सपा नेता अखिलेश यादव का उत्तरी दिल्ली में रोड शो का कार्यक्रम है। इसके अलावा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी जनादेश को साधने के लिए डोर टू डोर प्रचार अभियान चला रहे हैं। दिल्ली चुनाव पर डीडी न्यूज के खास कार्यक्रम दांव दिल्ली का में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने भाजपा की जीत का दावा किया है। बांसुरी स्वराज ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। भाजपा नेता बांसुरी स्वराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कल आम आदमी पार्टी का एक घोषणा पत्र आया है, काफ़ी सारे वादों की झड़ी लगाई है, क्या कहना चाहेंगे? जी, एक बार फिर जो भी घोषणाएं इन्होंने करी हैं, मैं पूछना चाहती हूं कि नई घोषणाओं से पहले जो पुराने वादे हैं उनको तो पूरा कर देते। अरे दिल्ली एक दशक से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के टूटे हुए वादों का दंश सहकर थक गई है। इसलिए दिल्ली के देवतुल्य मतदाता ने अब ये तय करा है कि बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। एक बात और है कि आम आदमी पार्टी को ने जिस प्रकार से बयान दिया है और एक अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी अगर आती है किसी तरीके से अगर, तो वो सारी योजनाएं जो है वो बंद कर देगी। तो क्या आपको क्या लगता है, भ्रामक स्थिति है या फिर चुनावी वादे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रही है आम आदमी पार्टी। भाजपा की डबल इंजन की सरकार एक भी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेगी, बल्कि उनको और सुदृढ़ करेगी और ज़्यादा सुचारू रूप से चलाएगी। आप दाव दिल्ली का में आई हैं आज और आप देख रही हैं लगातार कॉन्क्लेव चल रहा है, सिलसिला लगातार जारी है। आपको क्या लगता है दिल्ली के मन में क्या है इस बार? दिल्ली के मन में ये है कि इस बार यहाँ पर कमल खिलाना है। तो ये थी बांसुरी स्वराज, उनका कहना है कि दिल्ली में जो कमल खिलाना है ये दिल्ली की जनता ने सोचा है। लेकिन 8 तारीख को पता चलेगा कि दिल्ली के मन में असली में क्या है और 5 तारीख को उन्होंने अपने मतदान के समय में किस सरकार को चुनने का फैसला किया है। कैमरामैन कालरा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़ दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के कोपर्निकस मार्ग पर पंजाब भवन के पास एक कार बरामद की गई। इस कार पर
पंजाब सरकार लिखा हुआ है और इस गाड़ी की तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान गाड़ी से 8 लाख रुपए नकद, शराब की कई बोतलें और आम आदमी पार्टी के पर्चे भी मिले हैं। इस संबंध में तिलक मार्ग थाने में मामला दर्ज किया गया है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और आज पूरा देश महात्मा गांधी को उनकी 77वीं पुण्यतिथि पर नमन कर रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित बापू के समाधि स्थल पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य महात्मा गांधी को उनकी 77वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आइए देखते हैं महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या और मानवता के अनुपम प्रतिमूर्ति महात्मा गांधी भारत की अमूल्य धरोहर हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय सनातनता और पारिवारिक संस्कारों से सुसज्जित व्यक्ति थे, जिसके बल पर उन्होंने जीवन के तमाम उतार चढ़ावों को झेला। महात्मा गांधी ने अपनी शिक्षा स्थानीय और विदेश दोनों जगहों से प्राप्त की, जिससे वे देश की संस्कृति से तो जुड़े ही दुनिया के रंग ढंग से भी परिचित हो पाए। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान वे रंग भेद से परिचित हुए तो स्वदेश वापसी के बाद देश में पहले गरीबी, बदहाली, शोषण को समझ पाए और धीरे धीरे आंदोलन के नेतृत्व का सिलसिला शुरू किया, जो आजादी मिलने तक अनवरत जारी रहा। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉयल एक्ट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून उल्लंघन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और तमाम सामाजिक सुधार आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया। भारतीयता की पहचान महात्मा गांधी अपनी तमाम उपलब्धियां अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर ही हासिल करना चाहते थे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कुरीति को वे सदैव नकारते रहे। भारत को भारतीय संस्कृति, सत्यता और संस्कारों से जुड़ी व्यवस्था से सराबोर देखना उनका सपना था, जहां शासन प्रशासन में भी भारतीयता की छाप दिखे। महात्मा गांधी सर्वधर्म समभाव के भी प्रबल हिमायती थे, तो किसान, मजदूर और स्त्रियों के विकास के प्रति भी निरंतर प्रयत्नशील रहे और आज भारत ही नहीं सारा विश्व उनके सत्य और अहिंसा के प्रयोग के प्रति सम्मान प्रकट करता है और गांधी जी को अपना मान रहा है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए तमाम प्रयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व और विकास के साथ ही मानवीय आदर्शों की स्थापना हेतु सफल रहे हैं। तभी तो रोमा रोला जैसे दार्शनिक ने कहा कि बापू मानव जाति के लिए नई आशा का सवेरा हैं। वे क्रूरता की शक्ति का मुकाबला करने वाली आत्मशक्ति के प्रतीक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ग्रामीण भारत में हाल के वर्षों में बच्चों की शिक्षा के स्तर में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। नई दिल्ली में जारी वार्षिक स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 के मुताबिक स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा के बच्चों में बुनियादी पाठ पढ़ने और गणित कौशल में सुधार हुआ है। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 16 आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में 2014 के बाद से काफ़ी गिरावट हुई है। मंगलवार को जारी वार्षिक स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 के मुताबिक गांवों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान में जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक कक्षा 3 में पढ़ने वाले 23.4% बच्चे कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ने में सक्षम हैं। 2 साल पहले 2022 में ये आंकड़ा महज 16.3% था। वहीं सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 के बच्चों में पढ़ने का स्तर कोविड महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच गया है। 2022 में जहां कक्षा 5 के 38.5% बच्चे कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ सकते थे, वहीं 2024 में यह संख्या 44.8% तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में बच्चों के बुनियादी गणित के स्तर में भी सुधार देखने को मिला है और ये 1 दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। कक्षा 3 के बच्चे जो कम से कम घटाव का सवाल हल कर सकते हैं, उनकी संख्या 2024 में 33.7% तक पहुंच गई है, जबकि 2014 में यह संख्या महज 25.3% थी। कक्षा 5 के उन बच्चों के अनुपात में भी सुधार हुआ है जो कम से कम भाग का सवाल हल कर सकते हैं। 2018 में 27.9% के मुकाबले 2024 में यह संख्या 30.7% तक पहुंच गई है।
स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 के मुताबिक 2018 के बाद से प्री प्राइमरी कक्षाओं में नामांकन लगातार बढ़ा है। 2024 में ग्रामीण भारत में 3 से 5 वर्ष की आयु के 80% से अधिक बच्चे प्री प्राइमरी शिक्षण संस्थानों में नामांकित हैं। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की स्कूलों में नामांकन दर करीब 98% है। हाल के वर्षों में 15 से 16 वर्ष के ऐसे बच्चों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है जो स्कूल नहीं जाते हैं। 2024 में इस आयु वर्ग के केवल 7% बच्चे ही स्कूलों में नामांकित नहीं हैं। 2014 में ये संख्या 16% थी। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर 14 से 16 आयु वर्ग के 90% से अधिक ग्रामीण किशोरों के पास स्मार्टफोन की सुविधा है और इस आयु वर्ग के करीब 82% बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग करना जानते हैं। 14 से 16 वर्ष के लगभग 70% किशोर बुनियादी डिजिटल कार्य मसलन अलार्म लगाना, इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना, विशिष्ट ऑनलाइन सामग्री जुटाना और इसे दूसरों के साथ साझा करना जैसे कार्य कर सकते हैं। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की ये रिपोर्ट 3 से 16 साल के करीब 6.5 लाख बच्चों पर किए गए सर्वे पर आधारित है। ये बच्चे देश के 605 ग्रामीण जिलों के 15,728 स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। ये बात केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली में तीसरे इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन समिट को संबोधित करते हुए कही। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट और 2047 तक 1800 गीगावाट हरित ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पृथ्वी और भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित रखने और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत हरित ऊर्जा की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर है। राजधानी नई दिल्ली में तीसरे इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन समिट को संबोधित करते हुए केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट और 2047 तक 1800 गीगावाट हरित ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि 2032 तक ऊर्जा की मांग 2 गुनी हो जाएगी, जिसका 50% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए पूरा होगा। सरकार हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आने वाली हर रुकावट को दूर करने के लिए कदम उठा रही है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है देश को और दुनिया को कि 2030 तक हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन का है, एनर्जी जनरेशन, वो पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। तो अगर 10 वर्ष के पहले का स्थिति देखते हैं तो ओवरऑल 75 गीगावाट था। आज वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 220 gigawatt. Sir, what is the and future the solar was little less than 3 gigawatt in 2014. Today we are reaching 100 gigawatt. विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश की जरूरतों पर बल दिया। जानकार मानते हैं कि अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए निवेश की जरूरत होगी। With the storage capacities, then we don't have to see that. Some of the way some states are looking at this is to be able to put storage and utilize the day sunlight in terms of solar capacity to charge the batteries, use it for the evening peak, and then use the wind resource during the night for the morning peak. So some of those solutions, I guess, if looked at, will be able to handle the grid in a better way and be able to balance and ensure that we do not have curtailment going forward. वहीं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा लगाने का लक्ष्य रखा है। अभी तक 8 लाख से अधिक घरों की छत पर सौर ऊर्जा लग गया है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य भी रखा है, जिसे हासिल करने के लिए आज से ही मजबूत कदम उठा रहा है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। इतनी मेहनत के बाद भी हम गरीबों को पता नहीं अच्छा खाना कब नसीब होगा। जल्दी, और सिर्फ अच्छा ही नहीं, पूरी थाली भी मिलेगी। मजाक मत कर,
हमें कौन देगा? भाजपा देगी दिल्ली में उनकी सरकार बनते ही। और सोच कितने में मिलेगी? 50 रुपए। केवल 5 रुपए की। उन्होंने बोला है तो पक्का देंगे। और क्या, मोदी की गारंटी है। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का स्नान लगातार जारी है। अगर बात की जाए कल की, तो कल मौनी अमावस्या के अवसर पर 7 करोड़ 64 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। यह आंकड़ा एक दिन में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर सर्वाधिक रहा। पूरा प्रशासन अब आगामी 3 फरवरी को वसंत पंचमी के अवसर पर होने वाले अमृत स्नान की व्यवस्थाओं में जुट गया है। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक आज मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे और सुरक्षा सुविधा से जुड़े हर बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। वहीं कल मेला क्षेत्र में संगम तट पर हुई भगदड़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। उन्होंने कहा, मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित जितनी भी अन्य व्यवस्थाएं हो सकती थी वहां पर तैनात किया गया है उन्हें। और भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में साल 2030 तक कुल अर्थव्यवस्था में डिजिटल अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी करीब 20% हो जाएगी। बीते एक दशक से अधिक समय में देश में डिजिटल लेन देन पर आधारित उद्योग 17.3% की गति से बढ़े हैं। इस दौरान पूरी अर्थव्यवस्था की गति 11.8% से अधिक रही। डिजिटल प्लेटफॉर्म का तेजी से विस्तार हुआ है और आने वाले वर्षों में ये प्लेटफॉर्म लगभग 30% की दर से बढ़ सकते हैं। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था में 1.46 करोड़ कर्मचारी या भारत के कार्यबल का 2.55% हिस्सा कार्यरत था। इनमें से ज्यादातर नौकरियां लगभग 58.07% डिजिटल आधारित उद्योगों में है। ये कार्यबल मुख्य रूप से पुरुष हैं। हालांकि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ाने में योगदान दिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का तेजी से विस्तार एक निरंतर परिवर्तन का संकेत देता है और भारत में काम के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है। और बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। जी हां, स्वच्छ शहर इंदौर के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। इंदौर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिल गया है। विश्व के 31 शहरों में से भारत के इंदौर को वेटलैंड सिटी का तमगा मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ताज मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंदौर को बधाई दी है। दुनिया के 31 वेटलैंड सिटी में शामिल हुआ एमपी का इंदौर। पर्यावरण की दृष्टि से इंदौर स्वच्छतम शहरों में से एक। इंदौर के साथ ही उदयपुर को भी वेटलैंड सिटी का तमगा मिला। अंतर्राष्ट्रीय संस्था रामसर कन्वेंशन द्वारा 31 वेटलैंड शहरों की सूची जारी। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है रामसर। इंदौर ने रामसर कन्वेंशन द्वारा प्रतिष्ठित वेटलैंड सिटी के रूप में नामित होकर एक और उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन रामसर ने 31 वेटलैंड शहरों की सूची की घोषणा की है, जिसमें शहरी विकास को आगे बढ़ाते हुए वेटलैंड को संरक्षित करने में उत्कृष्टता हासिल करने वाले शहरी केंद्रों को मान्यता दी है। पहली बार 2 भारतीय शहरों इंदौर और उदयपुर ने इस प्रतिष्ठित सूची में स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश और देश दोनों के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। इंदौर शहर न केवल पर्यावरण की दृष्टि से देश और प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक रहा है, बल्कि इंदौर को देश का पहला वेटलैंड शहर होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित इंदौर पर्यावरण के क्षेत्र में भी संतुलन बनाए हुए है। इंदौर के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि जो वेटलैंड सिटी का टाइटल दिया है आज वर्ल्ड सिटीज़ में इंक्लूड हुआ है इंडिया वर्ल्ड मैप में अब इंदौर का नाम। तो उसके लिए अब लोगों से भी सहायता चाहिए हमको। लोगों से अपील करना है हमको कि इंदौर वासी अब पानी को कमी नहीं होने दे और ये तालाबों को संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है।
रामसर कन्वेंशन को वेटलैंड पर संधि के नाम से भी जाना जाता है। इस संधि पर वर्ष 1971 में ईरान के रामसर नामक स्थल पर दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार ये एक अंतर सरकारी संधि है जो वेटलैंड्स और उनके संसाधनों के संरक्षण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। इंदौर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला, ये बहुत ही सुखद घटना है। उदयपुर के साथ साथ हमें भी ऐसा दर्जा मिला और पूरे वर्ल्ड में इंदौर को सम्मान प्राप्त हुआ जिसका वह अधिकारी था। वेटलैंड सिटी बनने से यहाँ के इकोसिस्टम बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा और जो बर्ड्स माइग्रेट होती है उनकी भी संख्या बढ़ेगी। इंदौर शहर के पास में उज्जैन बना तो एक धार्मिक पर्यटन बढ़ा, लेकिन ये वेटलैंड सिटी घोषित होने के बाद इकोलॉजिकल जो टूरिज्म है वो भी बढ़ेगा और वो टूरिज्म बढ़ने से आर्थिक लाभ शहर को भी पहुंचेगा। अब तक तालाबों को ही वेटलैंड का दर्जा दिया जाता रहा है। पहली बार पूरे शहर को वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने 2023 में वेटलैंड सिटी का प्रस्ताव भेजा था। इस नई उपलब्धि के बाद इंदौर ने विश्व के मानचित्र पर एक नई उपलब्धि हासिल की है। वहीं देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने तालाब और सरोवर संरक्षण का एक नया संदेश पूरे विश्व को पहुंचाया है। कैमरा पर्सन विजय कुमार शर्मा के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज भोपाल। और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के चिल्कापल्ली गांव में आज़ादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची है। इस ऐतिहासिक घटना से गांव में खुशी का माहौल है क्योंकि ये 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के मौके पर हुआ है। चिल्कापल्ली एक माओवाद प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के चिल्कापल्ली गांव में आजादी के बाद पहली बार पहुंची बिजली। अंधेरे के साए में रहने वाले गांव में हुआ सुशासन का सूर्योदय। बिजली के कनेक्शन से ग्रामीणों में खुशी की लहर। बच्चे अब रात में पढ़ पाएंगे, ग्रामीणों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार की नियत नेल्लानार योजना से रोशन हुआ चिल्कापल्ली। योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर को सुधारना। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के चिल्कापल्ली गांव के लोग पिछले कई दशकों से बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब बरसों तक अंधेरे के साए में रहने वाले गांव में सुशासन का सूर्योदय हो चुका है। बीजापुर जिले के चिल्कापल्ली गांव में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची है। चिल्कापल्ली गांव में अब तक बिजली नहीं थी, लेकिन 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर इस गांव को विकास की एक नई सौगात मिली है। बिजली के कनेक्शन से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। यह न केवल गांव के लिए ऐतिहासिक दिन है, बल्कि क्षेत्रीय विकास के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ सरकार की नियत नेल्लानार योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। नियत नेल्लानार योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के पिछड़े और दूर दराज के इलाकों में बसे ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर को सुधारना है। चिल्कापल्ली गांव में पहली बार ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा है। 23 तारीख को हमने चार्ज किया है और ये नियत नेल्लानार योजना के अंतर्गत 6वां गाँव है जहाँ पे ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुका है। वहाँ के 130 परिवार के लिए बहुत बड़ा सौगात है। चिल्कापल्ली एक माओवाद प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। सड़क, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी सामान्य जरूरतें भी यहाँ के लिए दुर्लभ थीं। ऐसे में बिजली का आना एक बड़ा बदलाव है और इससे गांव के विकास के लिए नई उम्मीद जगी है। अब गांव के लोग नई रोशनी में अपनी जिंदगी को रोशन होते हुए देख रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे एक एक गांव को पकड़ के उनको विद्युतीकृत कर रहे हैं। आगे भी हम लोग को उम्मीद है कि कुछ अगले 2-3 महीने में हम लोग और 5-6 गांव विद्युतीकृत कर पाएंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली आने से उनके जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव आएंगे। अब वे रात में भी सुरक्षित महसूस करेंगे और बच्चों की पढ़ाई में भी अब कोई रुकावट नहीं आएगी। गांव में अब तक जो शिक्षा और अन्य सामाजिक गतिविधियां प्रभावित हो रही थीं, बिजली के आने से उनमें भी सुधार होगा। आखिरकार यह पहल इस बात का उदाहरण है कि गांवों को आम जरूरी सुविधाएं मुहैया कराया जाए तो उनकी क्षमता में वृद्धि हो सकती है और यह पूरे क्षेत्र को एक नए विकास की दिशा में अग्रसर कर सकता है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को दुनिया के सबसे खतरनाक जेल
ग्वांतानामो बे में रखने की बात कही है। इसके लिए ट्रंप ने पेंटागन और होमलैंड सुरक्षा विभाग को ग्वांतानामो बे में 30,000 प्रवासियों के लिए एक प्रवासी सुविधा तैयार करने का आदेश दे दिया है। क्यूबा के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप की योजना की निंदा की है और इसे क्रूरतापूर्ण कृत्य बताया है। और इधर उत्तराखंड में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में जहां एक तरफ खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड राज्य के लोगों को इस बात की बेहद खुशी है कि ये खेल आयोजन पहली बार उनके राज्य में हो रहा है। ऐसे में लोगों के अंदर इन खेलों को लेकर किस तरह का उत्साह है और इसके क्या कुछ फायदे इस राज्य को मिलेंगे, इस बात को परखती हमारी संवाददाता गौरव कुमार की एक खास रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तराखंड इन दिनों राष्ट्रीय खेल के रंग में रंगा हुआ है। शहर के हर चौक चौराहे, स्टेडियम की ओर जाती सड़कें इस बात की गवाह हैं। खेलों को लेकर आम लोगों से लेकर खिलाड़ियों तक जबरदस्त उत्साह की लहर है। खिलाड़ियों में इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि इस स्तर की प्रतियोगिता के आयोजन से राज्य के खिलाड़ियों को इसके दूरगामी नतीजे देखने को मिलेंगे। तो वहीं उत्तराखंड राज्य के लोगों के मुताबिक इन खेलों का आयोजन राज्य में पर्यटन, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास को भी एक नई दिशा देगा। राज्य की आर्थिकी में सुधार होता है, कई तरीके के फायदे होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उसको लाभ मिलता है। इसके अलावा खिलाड़ियों को तो लाभ है ही, जो एथलीट्स हैं पूरे देश से जितने भी एथलीट्स आएंगे उनको इससे लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं उत्तराखंड में ये जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं ये युवाओं को प्रेरित करेंगे। इससे पहले अगर जो आप उत्तराखंड का परिदृश्य देखेंगे, भौगोलिक परिस्थिति देखेंगे, तो अधिकांश युवा जो हैं वो केवल होटल इंडस्ट्री तक सीमित थे। लेकिन अब जो उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से जो नवयुवक हैं ये खेलों के प्रति प्रेरित होंगे और निश्चित रूप से उभर के आगे आएंगे। तो वहीं कुछ के अनुसार राष्ट्रीय खेलों ने उत्तराखंड को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दे दी है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और राजीव गांधी स्टेडियम में हमारे उत्तराखंड के प्रोग्राम हो रहे हैं पहली बार, तो ये बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड के लिए भी इसकी इकोनॉमिक ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी बात है और युवाओं में थोड़ी खेल को लेके प्रतिभागी भी बहुत अच्छी होगी। निश्चित रूप से यह आयोजन राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, यहाँ की सभ्यता और पारंपरिक रीति रिवाज को भी एक नया जीवंत रूप देगा। तो जाहिर तौर पर इस तरह का जो आयोजन होता है उसका मुख्य उद्देश्य इन्हीं बातों के इर्द गिर्द रहता है। कोशिश इस बात की रहती है कि जमीनी स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं वो कितनी मजबूती के साथ इन आयोजनों के साथ जुड़ रहे हैं, जो न केवल खेलों को एक नई गति दे रहे हैं बल्कि अन्य क्षेत्रों को भी अपने साथ जोड़कर एक नया अक्स सामने रख रहे हैं। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, देहरादून, उत्तराखंड।